वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है एंड उस एक एक करके सबको इंडिविजुअली आंसर करना उन चीजों पे इट इज क्वाइट डिफिकल्ट आल्सो। तो मैंने क्या किया है कि टॉप 25 मोस्ट कॉमन जो डाउट्स हैं, चाहे वो आपके किसी एसएसबी इंटरव्यू से हो, तीनों फोर्सेज में से किसी के भी, या फिर आपके जो रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे एनडी हो गया, एफकैट हो गया, सीडीएस हो गया, उनके जो टॉप 25 कॉमन डाउट्स हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एक्चुअली क्वेरी करके पूछा हुआ है, आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। सो दिस वाज द साइट वेयर ऑल यू हैव आपने क्वेरीज अपनी पूछी हुई हैं। अब एक एक करके आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एंड इस वीडियो के थ्रू आई थिंक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स में जिनके मन में ये सारे डाउट्स होते हैं बट कहाँ उसको क्लियर आउट करें, कहाँ उसको सॉर्ट आउट करें, ये वो समझ नहीं पाते और बहुत सारे डाउट्स के साथ ही वो जो है एग्जाम्स अटेंड करते हैं या एसएसबी इंटरव्यूज अटेंड करते हैं। सो आई होप इस वीडियो के बाद जो है आपका पूरा का पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट वीक मैं फिर से मिलूंगी आपके डाउट्स के लिए। तब तक पूरा वीक है आपके पास, आपको जो भी डाउट्स होता है यू विजिट आवर साइट दैट इज www.governmentcrackers.com और आप फोरम में जाके अपनी क्वेरीज को वहां पे पोस्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीक सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। बेसिकली पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विल आई बी रिजेक्टेड इफ आई डोंट टेक एक्स्ट्रा करिकुलम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या सर्टिफिकेट्स, और उसी को एक दूसरे वे में पूछा गया है कि आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा एसएसबी में। सो उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, दोनों ही बातों का मैं जवाब एक ही में दे रही हूँ बेसिकली, तो इट डज नॉट मैटर कि आपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है। ऑल्दो अगर आपने किया है तो इट इज वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया तो इट डज नॉट मीन एट ऑल कि आपका सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन सेंटर्स में नहीं होगा। इट इज अबाउट ऑल द थ्री फोर्सेस, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया या नेवी हो गया। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपके सिलेक्शन में किसी भी तरह की रुकावट आने वाली है। इट इज जस्ट दैट आपको जो है लॉजिकल वेज और लॉजिकल प्रॉब्लम्स बतानी होंगी कि क्यों, किस वजह से आप जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलम स्पोर्ट्स में आप परफॉर्म नहीं कर पाए। एंड देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। वो स्कूल लेवल पे हो गया, कॉलेज लेवल पे हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो गया। तो आपने स्कूल में नहीं परफॉर्म करा, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट नाउ आपके पास टाइम है, आप यूनिवर्सिटी में है, आप कॉलेज में है, तो यू हैव स्टार्टेड टेकिंग पार्टिसिपेशन नाउ। तो आपको उस तरह से अपने आंसर को बेसिकली ट्रूली जस्टिफाई करना है रेदर देन क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ लाई और किसी तरह का आप उसको फेक अपने आप को प्रिटेंड करें। इट इज बेटर कि जो भी रियल रीजन है आप उसको बताइए, बिकॉज हियर यू विल बी जज्ड ऑन कि आपने खेला नहीं खेला डजंट मीन। आपका ये जजमेंट होगा कि आपने नहीं खेला तो उसके बाद आगे आप कैसे इंप्रूव, आगे आपने कैसे पार्टिसिपेट करा, राइट। तो ये आपकी जजमेंट होगी, तो इसको एक नेगेटिविटी की तरह ना लेके एक पॉजिटिव वे में आप जो है इस पे रिएक्ट करें। ऑलराइट, सो इसका आंसर ये होगा कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करा तो अब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए और जो भी वैलिड रीजंस हैं आपके पार्टिसिपेट ना करने पे वो आप उनको बता दीजिए। सो आई एम क्लियर विद द क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफिसर्स टेक इंटरव्यू इन एसएसबी, एफएसबी एंड एनएसबी। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि कितने लेते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ने बोला है कि उनके टाइम पे 2 या 3 भी रहते हैं। सो आई टेल यू कि इंटरव्यू ओनली इंटरव्यूइंग ऑफिसर और एक ही बंदा लेता है हमेशा, जहां पे आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। बट कुछ कैंडिडेट्स ने बोला है कि जब उन्होंने फेस किया इंटरव्यू तो वहां पे 1 से 2 लोग और बैठे हुए थे, तो प्रोबेबली वो ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेनीज वहां पे बैठे हों जो सीख रहे हों, इन लर्निंग फेज में हो, ट्रेनर्स हो, तो वो बैठे रह सकते हो। अदरवाइज यूजुअली जो इंटरव्यू होगा वो आपका 1-to-1 ही होगा। ऑलराइट, सो आई एम थ्रू विद द सेकंड क्वेश्चन आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा गया है मोस्टली कि डू आई बिकम एन ऑफिसर आफ्टर क्लियरिंग एसएसबी, एफएसबी एंड एनएसबी। तो देयर आर डिफरेंट फेजेस, जैसे मैंने बोला आपकी डिफेंस जर्नी से एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बनने तक जर्नी में आपके डिफरेंट फेजेस होते हैं। सो सेकंड स्टेप जो है आपने एसएसबी का वो क्लियर करा है आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। ना उसके बाद थर्ड स्टेप आता है इज योर मेडिकल्स। वंस आप अपने मेडिकल्स क्लियर कर लेते हैं उसके बाद देयर इज अ फोर्थ स्टेप जहां पे आप मेरिट में आपका सिलेक्शन होगा। वंस आप मेरिट क्लियर करते हैं उसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है जहां पे आप एकेडमी जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद यू कैन से दैट यस यू आर एन ऑफिसर। ऑलराइट, सो ये तीनों फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। आई होप आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज टॉपिक्स ऑफ जीके दैट आई शुड कवर फॉर एसएसबी, एफएसबी एंड एनएसबी। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि हमें जीके में, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए। सो हियर आपको पता है डिफेंस इज ऑल अबाउट टीम वर्क, तो आपको ऐसे इश्यूज पढ़ने हैं जो ग्लोबली इंपैक्ट करते हो। सोशल इश्यूज आपको मोस्टली कवर करने, किसी इंडिविजुअल न्यूज पे फोकस नहीं करना, इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस नहीं करना, आपको पॉलिटिक्स से यू हैव टू स्टे अवे। जो भी ग्लोबल सिनेरियोज ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट हो रहे हैं उन न्यूज को आपको कवर करना है, जिसमें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स हुआ है या इकोनॉमी लॉस हो गया है या बिजनेस लॉस हो गया है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स कवर करने हैं जिनसे लार्ज पॉपुलेशन जो है इफेक्ट हुई है, उसके बारे में आपको सारी की सारी डिटेल पता होनी चाहिए। कहीं पे कोई डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कहीं पे किसी तरह का फ्लड आया हो, कहीं पे कोई जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस अबनॉर्मल हो गई, किसी तरह का तूफान आया हो, कहीं पे अर्थक्वेक आया हो, तो जहां पे मैसिव या पूरा का पूरा जो एक मास अमाउंट जो है पीपल का इफेक्ट हुआ हो, इस तरह के आपको ग्लोबल इश्यूज कवर करने हैं और उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स अगर आप कवर करें तो दैट विल बी रियली नाइस। ऑलराइट, सो ये आपको जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है। आप किसी भी फोर्सेस में जा रहे हो, लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स और जो भी उसमें ग्लोबल लेवल के इंपैक्ट्स हुए हैं, ग्लोबल सिनेरियोज हुए हैं, प्लीज आप उनको एक एक करके कवर कर लीजिए। ऑलराइट, सो
ये आपके क्वेश्चंस यहाँ तक, क्वेश्चन 4 तक आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डाउट लेफ्ट। क्वेश्चन 5th जो क्वेरी आई है हमारे पास, दैट इज व्हाट शुड आई डू टू क्लियर एसएसबी, एफएसबी, एनएसबी। अब देखिए ऐसा कुछ सर्टेन वे नहीं है कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यू विल क्लियर द एसएसबी इंटरव्यूज। इट इज अबाउट कि आप उसको प्रोसेस को जानिए, जो भी प्रोसेस होते हैं जहाँ पे आप जो आपको पहले प्री इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एसडी हो गया, आपका साइक हो गया, आपको पता है कि कैसे क्या चीजें परफॉर्म होने वाली है, वो आप अपनी तरफ से परफॉर्म करिए। कुछ चीजें आपकी इनबिल्ट होती हैं, वो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी अभी तक आपने गेन किया होता है वो उससे आती हैं, ठीक है। तो बाकी जो करंट अफेयर्स है वो सेक्शन आप कवर कर सकते हैं, एंड रेस्ट इज इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस। और the only person who can help you out to clear SSB, FSB और NSB is you yourself, because वहाँ पे questions होते हैं सिर्फ आपसे related, और most of the cases में आपने ये देखा होगा कि आपको अपने बारे में ही नहीं पता होता है। So you are the only person who can actually help out। हाँ, आप किसी की guidance ले सकते हैं, आप अपने family से, friend से, और somebody जिसको आप जो आपको actually बता सके कि हाँ ये correct way नहीं, जो आपको एक correct guidance दे सके, एक correct mentor मैं कहूंगी, वो आपकी इसमें help कर सकता है, जो आपको बताएगा that yes you are going wrong here। For example अगर मैं 2-3 सवाल भी आपसे पूछूं तो आप में से बहुत लोग ऐसे नहीं बता पाएंगे। ओके, पहले एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि इफ आई आस्क यू 3 विश, लाइक इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछ सकता है मैं आपको 3 विश देना चाहूं तो आप क्या मांगेंगे। नाउ वो 3 विशेस आप कोई कुछ भी बोल देगा दैट ओके आई वांट मैजिकल पावर्स, आई वांट लॉट ऑफ मनी, आई वांट अ बिग कार और अ बिग हाउस। नाउ सी, यहाँ पे आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, आपका जो भी ट्रेट है वो मैच होना चाहिए। हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अदर पीपल। आप अपने लिए घर ले रहे हैं, अगर आप अपने लिए मनी ले रहे हैं या आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप खुद तक लिमिटेड हैं। अगर आप अपनी फैमिली से या फ्रेंड से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो वहां पे आप सिर्फ अपने सराउंडिंग्स या जो आपके क्लोज वंस है आप उन तक लिमिटेड है। व्हाट आर यू डूइंग फॉर द मास, क्या सोशल लेवल पे आप क्या इंपैक्ट डालेंगे। सो इट इज टोटली अपॉन योर परफॉर्मेंस। उसी तरह मैं पूछ लूं कि आप मुझे 3 वीकनेसेस बताइए एंड हाउ विल यू ओवरकम दैट, आपको सोचने में टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको अपनी वीकनेस ही नहीं पता है और आप बैठ के वहां पे सोचेंगे कि मेरी वीकनेस में क्या बताऊं, और वीकनेस भी आपको ऐसी बतानी है जो कॉन्ट्राडिक्ट ना कर पाए आपके स्ट्रेंथ्स को, ऑलराइट, और उसके पीछे एक रीजन भी सोचना है कि अच्छा इस वीकनेस को मैंने कैसे कवर अप करा। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप वहां पे बैठ के सोचेंगे, तो आप सोचिए जब आप अपने बारे में नहीं जानते हैं तो द पर्सन हु इज जजिंग यू वो आपको कैसे जज कर सकता है। दैट मींस यहाँ पे आप लैक कर जाते हैं, और दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली फेल इन एसएसबी इंटरव्यूज, ऑलराइट। और वो बोलते हैं कि हमने तो सारे क्वेश्चंस के आंसर किए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमसे छूट गए। सो दीज आर नॉट सिंपल क्वेश्चंस, एक्चुअली दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप अपने बारे में ही अवेयर नहीं है। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट योरसेल्फ तो आप अपनी सोसाइटी के बारे में क्या जानेंगे, आप बाकी लोगों के बारे में क्या जानेंगे। एंड बिकॉज द फोर्सेस इज ऑल अबाउट टीम वर्क, तो आपका एक गलत डिसीजन कैन एक्चुअली हार्म लाइफ ऑफ लॉट ऑफ अदर पीपल्स ऑल्सो, इसलिए यू आर नॉट द सूटेबल कैंडिडेट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, ऑलराइट। सो आई होप ये पॉइंट काफी ज्यादा हद तक मैंने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो अगेन यू कैन पोस्ट इट ऑन द फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन हॉबीज। हॉबीज में देखिए आप जो भी हॉबीज लिख के आते हैं, अगर किसी ने लिखा मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड है कि फोटोग्राफी से रिलेटेड चाहे वो टेक्निकल बातें हो चाहे वो नॉन टेक्निकल बातें हो आपको पता होनी चाहिए। कैमरे में लेंस कौन से यूज होते हैं, बेटर लेंस कौन से होते हैं, कैमरे की क्वालिटी कैसी होती है, पिक्चर कितने फ्रेम्स में कितने मोड्स में ले जाते हैं, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। इफ समबडी सेड कि मैं कोई गेम खेलता हूँ या मैं कुक करता हूँ तो उसको उससे रिलेटेड पता होना चाहिए, अच्छा ये डिशेस कैसी होती है, कहाँ की फेमस कौन सी डिश बनी है, कौन सा फेमस कुक है इंडिया का जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल लेवल पे। तो इस तरह से आप कितने अपनी हॉबी जो आप कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड कितने ज्यादा अवेयर हैं, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो जो भी आप अपनी हॉबीज में मेंशन करिए, आप कहीं भी प्रिटेंड मत करिए, कहीं पे भी अपने आप को फेक मत रिप्रेजेंट करिए। आई जस्ट वांट टू से दैट जो भी आप करते हैं, अगर कुछ नहीं करते हैं तो बेटर लीव इट ब्लैंक रेदर देन राइटिंग एनीथिंग एल्स, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर एसएसबी, एफएसबी, एनएसबी इन 30 डेज। देखिए नोबडी कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट, कि कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाला है और आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करा देगा। इट इज जस्ट योरसेल्फ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इफ आई टॉक अबाउट 30 डेज, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना होगा। जैसे इट्स नॉट अबाउट राइटिंग थिंग्स, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी, स्पेशली साइकोलॉजी जैसे एग्जाम्स में जहाँ पे आप अंडर प्रेशर होंगे विद टाइम बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको अपने आप को पहले तो प्रैक्टिस करवानी होगी उन टाइम बेस्ड क्वेश्चन के लिए, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सेकेंडली, वेन यू आर अवेयर कि वहाँ पे जीटीओ जैसे टास्क होते हैं जहाँ पे आपको काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है, तो आप अपना शेड्यूल इस तरह से बना सकते हैं कि जहाँ पे आप फिजिकली भी अपने आप को टाइम डिवोट करें, सो दैट आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो वहां पे आप जाके शो कर पाए। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि जो भी आपके नियर बाय जो सराउंडिंग्स है जहाँ पे आप रहते हैं और आपकी जो स्टडी फील्ड है प्लस ग्लोबली जो भी करंटली न्यूज जो चल रही है उससे रिलेटेड आप एटलीस्ट अपने आप को जो बेसिक चीजें हैं, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ बेसिक चीजों को जो नोन है कि हाँ ये तो पूछा जा सकता है, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स ऑल्सो, पेरेंट्स ऑल्सो, योर फ्रेंड्स ऑल्सो, योर एनी मेंटर, एनी एजुकेटर, ऑलराइट, whom you feel like can guide you in the right direction। तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट वही है कि मोस्टली इसमें इट इज बिकॉज इट इज अबाउट योर सेल्फ ओनली, एंड द डे यूल बिकम योर सेल्फ, तो आप देखिएगा देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड आप
आप जो जिस तरह से आप आंसर करेंगे, जो आपका अप्रोच होगा, दैट विल डेफिनेटली लीड टू द सिलेक्शन, दैट आई कैन अश्योर। तो वो चीज अभी भी मिसिंग है, दैट इज व्हाई द सिलेक्शन रेट इन द सिलेक्शन सेंटर्स इज एक्चुअली 3%, बिकॉज बाकी के लोग जो है वो ज्यादातर अपने आप के बारे में नहीं जानते, और वहीं पे OLQs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो OLQs को मत भूलिएगा एंड आप प्रिपेयर कर लिए अकॉर्डिंगली, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज इज फोर्सेस लुकिंग फॉर। तो आपने सुना होगा OLQs के बारे में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना। OLQs इज समथिंग जो आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसका एक्चुअली करंट मीनिंग क्या है डिफेंस सर्विसेज में वो भी अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बट उसके बिहाफ पे कुछ एजुकेटर्स ने, मेंटर्स ने, उन्होंने उन फैक्टर्स को एक्चुअली निकाला है, और उन फैक्टर्स का मतलब अभी तक कोई नहीं समझ पाया। उन फैक्टर्स में हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि व्हाट क्वालिटीज शुड अ पर्सन बेसिकली पोसेस। एक आउटर पैरामीटर है वो, कि अगर हाँ ऐसी क्वालिटीज मुझे कुछ इस कैंडिडेट में दिखती हैं तो उसे मैं रिकमेंड करूंगा फोर्सेस के लिए। ऑलराइट, तो OLQs क्या है आपके? OLQs में बेसिकली क्योंकि डिफेंस फोर्सेस टीम वर्क के लिए है, इट्स मोर अबाउट वर्किंग इन टीम, और एक इफेक्टिव लीडरशिप, एक इफेक्टिव क्वालिटी आनी चाहिए। तो OLQs को आपको ध्यान में रखना है, उन्हीं OLQs के लिए अपने आप को तैयार करना है। जैसे उसमें सोशल अडेप्टेबिलिटी है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो एक कैंडिडेट में चाहिए ताकि आप डिफेंस में एक्सट्रीम एंड सीवियर कंडीशंस को भी सर्वाइव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज वेरी कीन, जब हम सोचते हैं कि डिफेंस लाइफ इज वेरी एडवेंचरस, बहुत ज्यादा लैविश लाइफ होती है, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर एट द वॉर फ्रंट, तो उस टाइम पे बहुत सीवियर कंडीशंस होती हैं। तो आपको लैविश लाइफ के साथ साथ उस कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन यानी उस सीवियर केसेस में भी सर्वाइव करना पड़ता है। तो एक ऐसा नहीं है कि आप अच्छे टाइम पे तो सर्वाइव कर पाए और बुरे टाइम पे यू डू समथिंग विद योर ओन सेल्फ। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जो दोनों सिचुएशंस को इक्वली हैंडल कर सके, गुड सिचुएशन में भी और इवन वर्स्ट सिचुएशंस में भी। तो इसलिए OLQs को कंसिडर करते हैं। सो आप OLQs को एक बार गो थ्रू कर लिए एंड देन चेक इट आउट कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज लैक कर रही हैं, एंड अकॉर्डिंगली बिल्ड योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर इज हाउ कैन आई इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स। अगेन, जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक दिन में डेवलप होने वाली चीजें नहीं है। अगर आप एवरेज कैंडिडेट है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए एंड बिना उसके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इवन द कैंडिडेट्स हु एक्चुअली स्पीक इन हिंदी, उनके भी सिलेक्शन हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बट येस, क्योंकि आप एक ऑफिसर लेवल पोजीशन पे जा रहे हैं तो एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स अ लॉट। तो अगर आप एवरेज कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं OLQs वाली, और कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हैं, यानी वो भी एवरेज अगर मैं मान लूं, तो भी योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन वुड बी देयर। तो यू डोंट हैव टू गिव अप, बट देन टू इम्प्रूव आप क्या कर सकते हैं? आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, घर में, फैमिलीज में, कजन्स में आपस में इस तरह से बात कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, इंग्लिश न्यूज देखिए, जितना ज्यादा आप सुनेंगे अच्छा लगेगा। आजकल तो वी हैव सर्टेन एप्स ऑल्सो, इंटरनेट पे आप जो है गूगल ट्रांसलेटर यूज करके हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, जान सकते हैं चीजों को। तो यू एक्चुअली नीड नोबडी, बट आपको थोड़ा सा खुद एफर्ट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी बुक्स आती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। हम क्या करते हैं, हम हमारी इंग्लिश पे फोकस करने लगते हैं, हमें इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखनी है। इसके लिए हमें नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ऑलराइट, yeah, so next question is a number of students called for SSB, FSB and NSB। तो देखिए, जितने स्टूडेंट्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एंट्री, कि हर एंट्री में रिटन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अलग रेशियो होता है, जो डायरेक्ट एंट्रीज होती है उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अलग रेशियो होता है। तो यूजुअली आप ये मान के चल सकते हैं कि 200 से 250 बच्चे और 100 से 150 बच्चे, इस तरह से डिफरेंट इस रेशियो में डिफरेंट एंट्रीज के स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग होती है, जिनमें से सिर्फ 1/3 की यूजुअली जो है वो स्क्रीनिंग होती है। रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाता है एज एन की दे आर नॉट फाउंड सूटेबल। कुछ ना कुछ उनके साथ मिस्टेक हो जाती है। और ऐसे भी सिनारियोज हुए हैं जहां पे अगर अच्छे कैंडिडेट्स मिले, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ बैच जहां पे 150 कैंडिडेट्स थे एंड आउट ऑफ देम 80 गॉट स्क्रीन्ड इन एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ऐसे भी सिचुएशंस हुए हैं जहां पे इफ सूटेबल कैंडिडेट्स आर देयर तो स्क्रीनिंग रेशियो बढ़ेगा, बिकॉज डिफेंस फोर्सेज इज नॉट वरीड अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ऐसा नहीं है कि उनके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, इट इज एक्चुअली अबाउट द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। अगर वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिलेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी रिकमेंडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ सीट्स। Next question is, should I join coaching for preparation? See, it is totally upon your preference. अगर आपको लगता है, if you're confident about yourself कि आप prepare कर सकते हैं, better you prepare, have the material and prepare. Secondly, if you feel like कि नहीं, आपको guidance चाहिए, आप किसी को prefer कर रहे हैं, it is totally up to you. But coaching में usually एक चीज ये होती है कि आपको बार-बार personality development कराने की कोशिश की जाती है, जहां पे यू एक्चुअली लूज योर ओरिजिनल पर्सनालिटी। और क्योंकि आपको सारी चीजें पता होती हैं ऑलरेडी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ रिसोर्सेज नाउ इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं जहां पे आपको सारी चीजें पता होती हैं। इट इज जस्ट द राइट मटेरियल एंड द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू डू, वही आपको हेल्प आउट करता है। बिकॉज अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो वहां पे यू डोंट रिमेन योरसेल्फ, आप एक टोटली ट्रांसफॉर्म्ड कैंडिडेट, ट्रांसफॉर्म्ड इंडिविजुअल होकर बाहर आते हैं। एंड वंस आपको वहां सिलेक्शन सेंटर्स में यूजुअली 30 सेकंड्स मिलते हैं आंसर करने के लिए, तो आपको कोचिंग का रटाया हुआ कोई भी चीज याद नहीं रहने वाला है। वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा, यू विल एक्चुअली राइट एनीथिंग यू फील लाइक, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आपका कोई भी वर्ड छूट ना जाए तो आप फटाफट से लिखोगे। तो वहां पे कोचिंग लेने का तो कोई फायदा नहीं अगर आप उसके आंसर्स नहीं लिख पाए तो
अकॉर्डिंग टू मी मैं ये कहना चाहूंगी कि इट इज अबाउट द प्रैक्टिस दैट यू डू, रिमेन योर सेल्फ, डोंट लूज योर इंडिविजुअलिटी। एंड येस, ये आपकी प्रेफरेंस पे टोटली रहता है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं, बट फ्रॉम माई साइड आई वुड सजेस्ट यू कि जो भी आप हैं यू रिमेन, और जो भी अभी तक आपने सीखा है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वही सब आपको हेल्प आउट करने वाले हैं। सपोज कोई सिनारियो आपने भेजा नहीं, फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया कि आप नदी पे हो एंड सडनली आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अचानक से डूब गए, व्हाट विल यू डू? एक सिचुएशन आपको दे दी। अब अगर आपने ऐसे सिचुएशन फेस ही नहीं की है कभी लाइफ में, तो हाउ आर यू गोइंग टू आंसर? और इन अ सिमिलर मैनर अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है, उसने ये सिचुएशन फेस किया है, तो जो उसने एक्चुअली किया होगा वो बता देगा। तो यहाँ पे कोचिंग में क्या होगा, आपको बताया जाएगा आप ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे। नाउ दैट शोज दैट यू आर अ ट्रेन कैंडिडेट। आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आई भी नहीं है, फिर भी आपने ऐसे किया। बट येस, वन कैन हैव आइडियाज। तो आइडियाज होना और एक ट्रेन कैंडिडेट की तरह जवाब देना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसीलिए वो एक्चुअली रिवील आउट हो जाता है। तो एक जगह आपने अच्छे से आंसर कर दिया, दूसरी जगह जब आपसे पूछा गया तो आप वहाँ पे आंसर नहीं कर पाए, सो वहाँ पे आप लैक कर जाएंगे। यानी एक जगह आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे 100 आउट ऑफ 100, एंड दूसरी जगह आप जो है 100 आउट ऑफ 10 लेके आएंगे। तो ये गलती हम कर जाते हैं। एंड डिफेंस इज एक्चुअली लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स जो हर एरिया में इक्वल लेवल पे परफॉर्म करें। इतना ज्यादा जो है वेरिएशन नहीं होना चाहिए लेवल्स पे, ठीक है। सो अगेन इट इज योर प्रेफरेंस, योर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज could not clear any examination means कि there is some sort of problem going on, जैसे टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं समझ में आ सकता, आप जो है सही आपका अप्रोच नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, और इट में हैपन कि सही मटेरियल नहीं है। सो हैव टू फाइंड आउट। ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखा है, दे टेल मी कि मैम हम तो सारा पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन जैसे पेपर हमारे सामने आता है तो वी फील ब्लैंक। और आई थिंक हम सबके साथ अक्सर ये सारी चीजें होती हैं। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो हैव टू फाइंड आउट कि एक्चुअली आपके साथ क्या हो रहा है और क्या रीजन है। उसके बाद यू कैन वर्क इट आउट अकॉर्डिंगली कि किस तरह से आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज नॉट कॉल्ड बाय सबऑर्डिनेट्स इन कमांड टास्क। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपको कमांड टास्क में नहीं बुलाया जाता डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आई हैव सीन जिनको 4 से 5 बार कमांड टास्क में बुलाया जाता है एंड दे आर नॉट रिकमेंडेड। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें एक भी बार नहीं बुलाया जाता या 1 से 2 बार बुलाया जाता है तो दे गेट रिकमेंडेड। सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट वन पर्टिकुलर टास्क, इट इज अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस। एंड सेकेंडली, अगर किसी भी तरह का ग्रुपिज्म अगर आपके अगेंस्ट बना होगा तो वो भी एसएसएस आर seeing it. So you don't need to worry, you just need to perform freely because SSB is all about competition with yourself, not competition with others. Next question is, can I attend SSB with 60% in BTech? तो देखिए I will not talk only about BTech. इंडिया के कैंडिडेट्स भी पूछते हैं, CDS और FCAT, डिफरेंट एग्जामिनेशन और डिफरेंट एंट्रीज से जो है कैंडिडेट्स पूछते हैं। ना फॉर डायरेक्ट एंट्री, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी डायरेक्ट एंट्रीज में क्या होता है, आप सबको एक रिक्वायर्ड परसेंटेज वो दे देते हैं, तो आपको एक्चुअली उनकी ऑफिशियल साइट से जाके चेक करना होता है। आप जिस भी डायरेक्ट एंट्री से जा रहे हो तो आपको उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है, और उसके बाद वहां पे अगर आपके उतने, फॉर एग्जाम्पल जैसे 60% जो है वो यूजुअली हर फील्ड में पूछा जाता है, तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ओवरऑल। नाउ 60% जब आपका एग्रीगेट होगा तब आप एलिजिबल है अप्लाई करने के। नाउ एलिजिबिलिटी डज नॉट अप्रूव कि आपको एसएसबी कॉल आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने एप्लीकेशंस को सेंड करेंगे, बट उनमें से सिर्फ कुछ को ही कॉल जाएगी। तो वो एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है वहां पे एप्लीकेशंस की, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो फॉर्म है वो शॉर्ट लिस्ट होगा या नहीं होगा। इफ इट विल बी शॉर्ट लिस्टेड तो आपको मेल आ जाएगी आपके एसएसबी से रिलेटेड, और अगर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई तो आपको किसी तरह की मेल नहीं आएगी। उसी तरह रही बात रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन में जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी लिखा जाता है कि मिनिमम इतने ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो उसमें पूछा जाता है कि मिनिमम जो है इतने परसेंटेज मार्क्स वाले ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप जैसे वहां पे देख सकते हो, जैसे एफकैट में 70% होता है, बाकी कहीं जगह 60% होता है, कहीं 55% भी हो सकता है। तो अलग अलग एंट्रीज का अलग अलग पैरामीटर्स ऑलरेडी हैं, एक से आप सबको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो आप जाके देखिए कि आप जिस एंट्री के साथ जा रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हुए हमारे फोरम पे, तो ये क्वेश्चन अबाउट हाइडिंग द अटेम्प्ट्स इन एसएसबी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा करने की सोचते हैं कि हम अपने अटेम्प्ट्स नहीं बताएंगे, हम अपने अटेम्प्ट्स छुपा लेंगे। सो देखिए, आप पहले ही गलत काम करने के लिए सोच रहे हैं। तो इट इज नॉट अबाउट हाइडिंग अटेम्प्ट्स, इट इज अबाउट कि आप कितनी बार अटेम्प्ट, डजंट मैटर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आपका रिकमेंडेशन या होगा या नहीं होगा। अटेम्प्ट्स अगर आपने ज्यादा किया कोई बात नहीं। आप देखिए आप कितनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज देखते हैं जहां पे लोग 27 अटेम्प्ट करने के बाद 28वें अटेम्प्ट में स्क्रीनिंग होते हैं, 13वें अटेम्प्ट में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। इट इज अबाउट the way you have improved yourself in these attempts। तो हर अटेम्प्ट के बाद आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, एंड वंस यू फेस द इंटरव्यू आप वहां पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बता सकते हैं कि सर मेरा अटेम्प्ट फर्स्ट में मैंने ये गलती की थी, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इसको इंप्रूव करा, फिर मेरी यहाँ गलती हुई है। इस तरह से अपने आंसर्स को कर सकते हैं रेदर देन हाइडिंग अटेम्प्ट्स। और वैसे भी एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो आपकी टोटल रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑलरेडी होती है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम अपने अटेम्प्ट्स को छुपाएंगे, प्लीज डोंट हाइड इट। नेक्स्ट इज कैन स्कोरिंग इन एफकैट विद 180 प्लस कंफर्म फॉर मेरिट सिलेक्शन। देखिए आप बहुत सारे यूजुअली जो है, मैं कहूंगी इंटरनेट पे बहुत सारे मटेरियल्स जो है या वीडियोस अवेलेबल है जहां पे बोला जाता है कि इफ यू गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मार्क्स तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। सिलेक्शन कंफर्म डेफिनेटली एक प्रेफरेंस आपको मिलती है मेरिट में, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एसएसबी कि आप एसएसबी में कैसा परफॉर्म करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने स्कोर करे 180, एक कैंडिडेट है उसने स्कोर करे 150, जो कट ऑफ हमारी गई है वो गई है
145 मान लीजिए कट ऑफ रही है, तो एक कैंडिडेट ने 150 स्कोर करा, आपका स्कोर आ गया 180। अब एसएसबी में क्या हो गया, उल्टा हो गया। एसएसबी में आपने परफॉर्म कर दिए कम, जहां पे आपके मार्क्स आ गए, सपोजिंगली इसमें आपके मार्क्स आ गए एसएसबी में 100 और दूसरे वाले कैंडिडेट के मार्क्स आ गए 150। ठीक है, तो अब आप देखिए वेरिएशन यहाँ पे, इसके हो जाएंगे 300 मार्क्स, आपके हो जाएंगे 280 मार्क्स, यानी ये आपसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर गया। तो 180 मार्क्स का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं रह गया कि आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा बिकॉज आप तो मेरिट में पीछे हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज अबाउट बोथ द मार्क्स। यस, अगर आप एक ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो वो वेटेज तो होता ही है, बट अगेन एसएसबी कैन चेंज एवरीथिंग। सो टोटली डिपेंड्स कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं अपने एफएसबीज में। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन चांसेस इन एनी बोर्ड्स। यस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे वेबसाइट यानी गवर्नमेंट क्रैकर्स में पूछे गए हैं, फोरम में लेके कि एसएसबी को लेके भी पूछे गए हैं और एफएसबी में कि कौन सा सिलेक्शन सेंटर बहुत अच्छा है, कहाँ से रिकमेंडेशन ज्यादा होते हैं। इलाहाबाद के बारे में जैसे आप सब जानते हैं कि होम ऑफ रिजेक्शन तक उसे बोल दिया गया है। मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट होम ऑफ रिजेक्शन। आपको आइडियली सोचना चाहिए कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स और वहां पे अगर ज्यादा एंट्रीज के कैंडिडेट्स आते हैं तो वहां पे रिजेक्शंस डेफिनेटली ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ बोर्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। एक सिलेक्शन सेंटर जहां पे 100 बच्चे आ रहे हैं और एक सिलेक्शन सेंटर जहां पे 500 बच्चे आ रहे हैं। अब 500 में वहां पे 100 बच्चों को रखा गया और 400 को निकाल दिया गया, और एक बोर्ड में जहां पे 100 बच्चे हैं वहां पे 40 को रखा गया, 60 को निकाल दिया गया। तो डजंट मीन कि वो होम ऑफ रिजेक्शंस हो गया। इट इज ऑल अ मिथ। ऐसे कोई मिथ मत रखिए। ऑल द सिलेक्शन सेंटर्स आर इक्वली गुड, इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड हर सिलेक्शन सेंटर अगर आप में क्वालिटीज होंगी तो डेफिनेटली रिकमेंड करेगा ही करेगा। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि कौन सा सिलेक्शन सेंटर अच्छा है, कौन सा सिलेक्शन सेंटर बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द सिस्टम इज टोटली ट्रांसपेरेंट एंड टोटली अनबाइस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फोरम पे वो है, बीइंग इंट्रोवर्ट कैन आई क्लियर एसएसबी एफएसबी एंड एसएसबी? तो हियर आई एम रियली सॉरी, बीइंग इंट्रोवर्ट यू कैन नॉट क्लियर एसएसबी एफएसबी एंड एनएसबी बिकॉज डिफेंस फोर्सेस इज ऑल अबाउट टीम वर्क। अगर आप अपनी टीम से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ अपने बारे में खुद को सेल्फ प्रेफरेंस देंगे, इंटरैक्शन बहुत कम रखेंगे, हेजिटेशन रखेंगे और सिर्फ अपने में रहेंगे, तो आप जो है वो फोर्सेस में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे एंड यू आर नॉट द राइट मटीरियल। एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट, वो आपका करियर नहीं डिसाइड कर देता, इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। दोनों ही बातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर डिफेंस नहीं हुआ तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। यू कैन सी एपीजे अब्दुल कलाम, कितने अच्छे साइंटिस्ट बने वो, ही वाज द प्रेसिडेंट आल्सो। डजंट मीन कि उन्होंने डिफेंस में परफॉर्म नहीं किया तो उन्होंने बाकी अपनी लाइफ में नहीं परफॉर्म किया। यू कैन इवन सी द एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान आल्सो। दीस पीपल वर एक्चुअली नॉट फिट फॉर डिफेंस सर्विसेज, बट उनको वहां से रिजेक्ट इसीलिए किया गया सो दैट दे कैन बिकम मोर सक्सेसफुल हियर। उनको पता था कि डिफेंस वाली क्वालिटीज नहीं है, बट एल्स ऐसा नहीं कि उनमें क्वालिटीज ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे यूज द वर्ड रिकमेंडेशन, नॉन रिकमेंडेशन एंड फिट फॉर द जॉब। दीज आर द वर्ड्स जो आप सिलेक्शन सेंटर में सुनने वाले हैं। देयर इज नोबडी सिटिंग ओवर देयर जो आपके करियर को आगे जज करने वाला, कोई एस्ट्रोलॉजर वहां पे नहीं बैठा हुआ है। ऑलराइट, सो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, बट यस, बीइंग इंट्रोवर्ट इट इज लिटिल डिफिकल्ट। तो आपको अगर इस प्रोसेस में जाना है तो उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी सूटेबिलिटी के हिसाब से यू हैव टू ट्रांसफॉर्म थिंग्स विद इन योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट एसएसबी शेड्यूल्स एट वन टाइम। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी पूछी जाती है बार बार। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि हमें एसएसबी जाना है, हमें एफएसबी, हमारी सेकेंड एंट्री है, हमने नेवी का भी एग्जाम दिया है, हमें एनएसबी भी जाना है, तो मुझे इस महीने एसएसबी जानी है, अब मेरी एसएसबी की भी डेट आ जाएगी, एफएसबी की भी डेट आ जाएगी। तो सी ऑल द थ्री जो सिलेक्शन सेंटर्स हैं उनके इंटरव्यूज कुछ इस तरह से रखे जाते हैं कि आपका वन आफ्टर अदर क्लैश कभी नहीं होता, उनकी इस तरह से शेड्यूलिंग हो जाती है। ये आपको टाइम काफी कम मिल सकता है, बट यूजुअली देयर इज अ प्रॉपर गैप सारी एंट्रीज के बीच में, और डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज के जो प्रोसेसेस होते हैं वो अलग अलग टाइम पे चल रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसा कोलैप्स नहीं करता, इट इज वेरी रेयर। अगर कोलैप्स करता है तो आप वहां पे अपने सिलेक्शन सेंटर्स को चेंज करा सकते हैं बाय गिविंग अ प्रॉपर रीजन। अदरवाइज ऐसा कभी होता नहीं है सिस्टम की वजह से कि एंट्रीज को कोलैप्स किया जाए। ऑलराइट, now the next question asked here is how to prepare for GTO. देखिए GTO you are already aware कि it is all more about your physical strength। तो वहां पे जो लॉजिक्स लगेंगे, आप कितनी इफेक्टिव आपकी इंटेलिजेंस है, ये सारी चीजें तो जैसे मैंने बोला कि वो एक दिन में डेवलप नहीं होने वाली। ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा है पजल सॉल्व करने में, कोई बहुत जल्दी पजल सॉल्व कर देता है, किसी को बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पे। आपको GTO के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस आपको पता है, जो चीजें आपको पता है कि ये आपको करनी है वो आप परफॉर्म करिए, उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। आपको पता है GTO में आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ लगने वाली है, तो आप अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ पे वर्कआउट कर सकते हैं, सो दैट जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है एटलीस्ट वो आपके पास होगी, तो आप आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आप अपने ऊपर उस अकॉर्डिंग शेड्यूल बना के फिजिकली काम करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। एंड जो भी टास्क होते हैं GTO में उनका आप एक डिटेल्ड एनालिसिस करें कि आप में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्या बुरा परफॉर्म कर सकते हैं। वेयर यू आर लैकिंग, आप उसको उठा के उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स आपको मिले ओवर द इंटरनेट, ओवर विद योर फ्रेंड्स, एनी मेंटर, एनी एजुकेटर यू हैव, तो आप उससे डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज हाउ टू राइट स्टोरीज इन PPTT एंड टैट। यूजुअली होता क्या है कि PPTT एंड टैट में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम जिससे भी सीखते हैं, जहां पे भी कोच्ड होते हैं, हम अकॉर्डिंगली हम उससे रिलेटेड स्टोरीज लिख के आते हैं। तो ये स्टोरीज आपको बेसिकली अपने
आपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखनी होती है, और एक्सपीरियंस भी नहीं तो व्हाट यू आर एक्चुअली सीइंग इन द पिक्चर आपको उससे रिलेटेड लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्री अज्यूम्ड स्टोरी लिख ली है जो पिक्चर से मैच नहीं हो रही और आप डेफिनेटली उसको कट एंड कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो दीज थिंग्स आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू वर्क आउट। अगर कोई नेगेटिव स्टोरी है आपके दिमाग में, कहीं से भी आपने पढ़ा है, कोचिंग ली है, वहां पे बोला गया कि आपको पॉजिटिव स्टोरी लिखनी है, पॉजिटिव स्टोरी वालों का सिलेक्शन होता है। आई थिंक जिन्होंने लिया होगा उनको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि ऐसे बिल्कुल बोला जाता है। तो पॉजिटिव स्टोरी डजंट अश्योर योर सिलेक्शन। जो एक्चुअली सिनारियो है ग्राउंड जीरो पे वो आपको उसी अकॉर्डिंग लिखना है। भाई अगर ग्राउंड पे एनिमीज हैं तो एनिमीज है, राइट, कि आपके एनिमीज प्रेजेंट है। यू कैन से नहीं ग्राउंड तो बिल्कुल ब्लैंक है और मैं तो सीधा जाके दुश्मनों पे हमला कराया, भाई इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको बीच में टेररिस्ट तो मिलेंगे ना, मिलेंगे तो आप उनको मार के जाओगे। तो रियलिटी नहीं छोड़नी हमें किसी भी केस पे। तो ये जो प्री अज्यूम्ड स्टोरीज होती हैं और जो ट्रेन्ड कैंडिडेट्स होते हैं, प्लीज लूज दिस। रिपीटर्स एक्चुअली यही गलती कर जाते हैं एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग, उन्हें समझ नहीं आ पाता हमारी गलती क्या हो रही है। तो इस जगह पे आप फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टोरीज बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए, जो नॉर्मल लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड आप करिए, and this is how you will definitely perform well in PPDT. Now the next question is how much should I practice for psychology test? As many times as you can. जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। There is no limit, आपको जितना मटेरियल मिलता हो just keep on practicing. एक स्टोरी पे 3-3, 4-4, 5-5 पिक्चर्स लिखिए, आप अपने आइडियाज को बढ़ाइए, एक्सपैंड करिए, एक्सप्लोर करिए हर फील्ड से रिलेटेड आप, ताकि जो है आपकी स्टोरीज मिल जाए। कोई ऐसा रीजन ना रह जाए कि आपको सोचना पड़े अच्छा इससे रिलेटेड क्या पिक्चर मेरे दिमाग में बन सकती है। अपने एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज करिए। वंस आप उसमें देखिए, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आपने हैबिट डाली जल्दी सुबह उठेंगे तो देखिए आप ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर वो हैबिट में नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एसएसबी नहीं दे रहे, इट इज योर नॉर्मल रूटीन। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो लगेगा यार मैं तो मैं क्या दे रहा हूँ, एसएसबी इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो जो वर्ड वेरी डिफिकल्ट आता है वो उन्हीं कैंडिडेट से आता है जो एक्चुअली प्रिपेयर नहीं करते, जो सिर्फ एक्चुअली बीट अराउंड द बुश, किसी से कुछ बातें सुन ली, किसी से कुछ बातें सुन ली, प्रैक्टिस उन्होंने करनी नहीं है, बस रूमर्स फैलाना है, ठीक है। वो वाली चीजें मत करिए। रियलिटी है, फेस इट, प्रैक्टिस इट एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर इट. Next question is how to develop personality. See again there's a very similar question, how to develop OLQs and how to develop personality. दोनों ही बातें almost same है, मैं बोलूंगी ये दोनों चीजें बच्चे डेवलप नहीं करी जा सकती। इट इज अबाउट आपके एक्सपीरियंसेस, आपने लाइफ में क्या क्या फेस किया हुआ है, किस तरह से फेस किया हुआ है, किस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं एंड कितने इफेक्टिवली आपने उन सिचुएशंस को हैंडल करा हुआ है, वेदर किसी की हेल्प से हैंडल करा हुआ है या आपने खुद हैंडल करा हुआ है। तो एक तो बात आ गई, इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, अब जरूरी नहीं हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट से आते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हो, अब हमारी बाइसिकल खराब हो गई, हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो हम क्या करेंगे ना। अब इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो इजीएस्ट पॉसिबल सोल्यूशन उसको ढूंढ के निकालेगा, इधर कोई ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर मैकेनिक को ढूंढेगा, राइट। अब इसमें किसी चीज की एक्सपीरियंस की जरूरत तो है नहीं। तो इसी तरह आपको वन थिंग इज एक्सपीरियंस एंड सेकेंडली कि आपका जैसे सराउंडिंग होगा और जो आपके सिचुएशंस आपने अभी तक फेस करे होंगे उसी अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी होगी। एंड ऑल्सो आई विल सजेस्ट नॉट टू चेंज योर पर्सनालिटी, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट है, उसको फैसिलिटीज डिफरेंट मिल रही है। आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको इसको बहुत अच्छे एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। एक कैंडिडेट है जो रूरल बैकग्राउंड से आता है, उससे सिचुएशन पूछी गई कि आपके घर में कोई अचानक से बीमार हो गया रात में ना, हाउ विल यू कैरी दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल, जो काफी दूर है। ही कैन नॉट से मैं गाड़ी निकालूंगा और अपने घर वालों को हॉस्पिटल पहुंचा के आऊंगा ना। अगर वो ऐसा जवाब देता है तो क्यों कहता है, एक तो इट्स नॉट पॉसिबल, रूरल बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट यूजुअली बिलोंग करते हैं उनकी इकोनॉमिक लाइफ इज नॉट दैट गुड, दे कैन नॉट हैव दैट कार, ठीक है। सेकेंड, अगर ये आंसर जो है अर्बन कैंडिडेट से पूछा जाए वो इजीली बोलेगा मैं तो गाड़ी निकाल के बस छोड़ आता हूँ। अब आप देखिए, अब जो रूरल वाला है अगर वो अर्बन वाले को फॉलो करेगा, बोलेगा मैं तो गाड़ी निकाल के देके आता हूँ, क्योंकि उसको किसी ने ट्रेन किया हुआ है, उसको पता है कि मैं तो ऐसा जवाब देके, उसके दिमाग में यही चीज है। इट डज नॉट मैच विथ योर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे आप वहां पे सीधे सीधे ये क्लियर हो जाता है कि आप किसी का कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी फाइनेंशियल पीआईक्यूज में तो आप सब मेंशन करके आते हैं, आपकी फाइनेंशियल इनकम सब कुछ। यू मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, यू टॉकिंग अबाउट कार, यू टॉकिंग अबाउट फ्लाइट्स, तो हाउ डज इट मैच विद योर पर्सनैलिटी। तो आप देखिए कितना ज्यादा वेरिएशन है, आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ऐसा नहीं है कि सबके सारे रूरल बैकग्राउंड में पीपल डोंट ओन अ कार, बट यूजुअली जो एक ब्रॉड स्केल पे जो सिनेरियो आता है वो यही पिक्चर आती है हमारे दिमाग में। तो जब वो मैच ही नहीं कर रहा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आप कैसे बोल रहे नहीं आई हैव दिस फैसिलिटी, और इस तरह से वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखिए एवरीथिंग मैटर्स टू यू, हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं अबाउट एसएसबी। इट इज अबाउट योरसेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी आपकी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आएगी एंड आपको अपने आप को प्लीज प्रेजेंट करिए रेदर देन प्रिटेंडिंग। डोंट बी फेक एंड यू विल definitely get recommended, trust me on this. So last question here is any kind of reservation given to SC, ST or OBC. See, this is the only one thing which I actually like about defense services is यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट चलती है। If you have the potential, आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी
रिलीजन के हों आपको प्रेफरेंस मिलेगी अगर आप मेरिट डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता, वेदर इट इज फ्रॉम एससी, एसटी और ओबीसी या कोई रिलीजन, उसमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका जो भी पोटेंशियल है वो रिफ्लेक्ट होगा मेरिट में। सो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है। द सिस्टम इज ऑसम एंड अमेजिंग। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे यू विल डेफिनेटली सक्सीड एंड यू विल गेट रिकमेंडेड। सो आई थिंक मोस्टली क्वेरीज को मैंने हैंडल किया है, और बाकी जिन कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस पूछने हो, यू हैव द टाइम ऑफ 1 वीक, गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। आप यहाँ पे देखिए ये फोरम है, यू कैन आस्क एंड कमेंट इट, और इस तरह से मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस को उठाऊंगी। यू कैन नेक्स्ट टाइम यू कैन मेंशन योर नेम्स एज वेल। अगर आपको चाहिए तो मैं नेम्स के साथ आंसर कर दूंगी, और आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे पोस्ट करते रहिए। एंड एवरी संडे विल हैव दिस कॉन्वर्सेशन वेयर एट टाइम्स आई विल बी कमिंग लाइव आल्सो एंड विल बी डिस्कसिंग फेस टू फेस एज वेल। तो आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट करिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे पोस्ट करिए। द वेबसाइट इज governmentcrackers.com। यू कैन विजिट द वेबसाइट। वी हैव द फैसिलिटी ऑफ ब्लॉग ऑल्सो। यहाँ पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जामिनेशन से नोटिफिकेशन प्लस जो भी करंट अफेयर डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग्स, दीज आर द सोशल पोर्टल्स जो हमारे वेबसाइट के हैं, वेयर यू कैन स्टे कनेक्टेड एंड एक्चुअली ग्रो दिस फोरम फॉर योरसेल्फ। एंड वी हैव फ्यू कोर्सेज ऑल्सो, फ्यू वीडियोज ऑल्सो दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट, एंड आपको बहुत सारी क्वेरीज में वो हेल्प कर सकते हैं। सो विद दिस आई एंड अप विद द सेशन ऑफ क्वेरीज एंड डाउट्स हियर। अगर नेक्स्ट वीक में आपको फिर से मिलती हूँ, I'll be back with your queries only with कुछ selected topics के साथ। So इस वीडियो से I think most of the doubts and sections को मैंने clear कर दिया है। Till then take care and yes prepare, be yourself। एक ही चीज पे मैं वापस फोकस करूंगी, don't lose your individuality, develop your personality as you are from whatever background you are, and just keep practicing by yourself, be yourself, focus on yourself and develop yourself। Thank you।